हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट नंबर 3 का बेसिक समझा था कि आपकी स्कैटरिंग होती क्या है। स्कैटरिंग में भी हमने क्रॉस सेक्शन, फ्लक्स किस पर डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें हमने उस दिन देख ली थी उस लेक्चर में कि स्कैटरिंग प्रोसेस होता क्या है और आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्म्स होती हैं वो हमने देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे इसके फर्स्ट टॉपिक से, यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 बेस्ड स्कैटरिंग पर ही है और उसका फर्स्ट टॉपिक है आपका न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग एट लो एनर्जी, यानी कि एनर्जी आपकी क्या है, बहुत कम है। अब इसको हम वही आपके क्या होंगे कि प्रोटॉन एज अ टारगेट होगा और न्यूट्रॉन एज अ स्कैटर्ड, यानी कि न्यूट्रॉन को आपको हिट करना है प्रोटॉन के ऊपर, तो हमें प्रोटॉन का सब एटॉमिक जो पार्टिकल है उसके बारे में नॉलेज हो जाएगी। तो अब हम देखेंगे कि हमारा प्रोटॉन टारगेट पर न्यूट्रॉन को हम जब इंसिडेंट कराते हैं तो कौन सी वेव किस तरह से इसका मैथमेटिकल एनालिसिस होता है वो हमें देखना। बाकी तो हम क्या करते हैं, डिटेक्टर से उसका एनालिसिस करेंगे और उसके बाद में उसके जो एनर्जी है वो पावर है इनके बारे में, फ्लक्स है और इंसिडेंट वेव है, इनके बारे में हम पता लगा देंगे। लेकिन हमको इसको मैथमेटिकल भी देखना है कि इसकी मैथमेटिकल कैसे हो सकती है। तो इसमें आपको जैसे आपको ये याद होना चाहिए कि लीजेंड्रे पॉलिनोमियल क्या होता है। नेक्स्ट आप उस वेव को, पार्शियल वेव जो वेव हम बताएंगे वो वेव किस तरह से हम लिखते हैं, यानी कि हम इसमें टोटल जो बेसल और लीजेंड्रे फंक्शंस होते हैं उनको यूज़ करते हुए वेव को बनाएंगे। इंसिडेंट वेव क्या होगी आपके, फिर स्कैटर्ड होने के बाद में वेव किस तरह से बनेगी, तो उसका सारा हम मैथमेटिकल चीज़ के रूप में उसको लिखेंगे, ठीक है। और यूज़ हम क्या करेंगे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को ही यूज़ करेंगे और फिर हम उसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो आपका टॉपिक है द लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। लो एनर्जी न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग। सबको आपको पता ही है स्कैटरिंग क्या होती है, कैसे होती है। अब हम जो इस स्कैटरिंग को हम सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड करके लगेंगे। वैसे हमने जो स्कैटरिंग पढ़ी उसमें कभी सेंटर ऑफ मास जो आपने फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा है, सेंटर ऑफ मास क्या होता है, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये चीज़ें तो उसी से ही को रिलेट करते हुए हम इस स्कैटरिंग को भी सेंटर ऑफ मास और लेबोरेटरी फ्रेम के रेफरेंस में ही इसको हम डिराइव करेंगे, ठीक है। आप नॉर्मल हम इसको इस तरह से नहीं, हमारा जो आपका लेबोरेटरी फ्रेम में आपने टारगेट को रख रखा है एंड देन आपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन के ऊपर हिट कराया है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या इंटरैक्शंस होती हैं, किस तरह से उसकी वेव बनती है, क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या उसका पोटेंशियल होगा, ये सब चीज़ें हमें इससे पता लगेगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, द रिलेटिव मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स। टू पार्टिकल कौन कौन से हो गए हमारे, जैसे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो द रिलेटिव मोशन ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मास m1 एंड m2 डिस्क्राइब बाय वेव इक्वेशन। सीधा हम इसको वेव इक्वेशन से ही शो करेंगे। तो क्या हो जाएगा, दोनों में जो रिलेटिव मोशन है उसकी इक्वेशन हम श्रोडिंगर इक्वेशन से इसको डिराइव करेंगे। तो लिखेंगे द रिलेटिव मोशन ऑफ टू पार्टिकल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन हो गया, ऑफ मासेस m1 एंड m2 गिवन बाय या डिस्क्राइब बाय वेव से ही हम उसको डिस्क्राइब करेंगे। वेव इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होगी, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन यू नो h क्रॉस स्क्वायर बाय 2 म्यू। ये यूनिट नंबर 2 में ही आपको पढ़ा चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि इक्वेशन कैसे आई है, डेल स्क्वायर साई बाय प्लस वी आर शाई इज इक्वल टू ई शाई। इक्वेशन नंबर 1, ठीक है।
म्यू हम जानते हैं रिड्यूस मास है, क्या है m1 m2, इसको कैपिटली लिख दो, m1 m2 m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m/2 व्हेन m1 और m2 अप्रोक्स बराबर हो तो, ठीक है, दिस इज द रिड्यूस मास, ठीक है। तो इसको हम वापस यहाँ पे पुट कर देंगे, म्यू इज इक्वल टू m/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन द इक्वेशन फर्स्ट विल बिकम्स h²/2 नहीं m डेल स्क्वायर साई प्लस वी आर शाई इज इक्वल टू ई शाई, ठीक है। ई शाई आप कॉमन ले सकते हो उसमें से शाई, तो शाई कॉमन लिया आपने इसमें से, तो क्या बच जाएगा -h×m डेल स्क्वायर प्लस वी आर शाई इज इक्वल टू ई शाई, ठीक है, सेकेंड नंबर की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस पार्ट को, क्योंकि हमें डेल स्क्वायर की वजह से चाहिए तो ये वापस इसको इधर रिड्यूस कर देंगे, डेल स्क्वायर शाई प्लस m/h×² e माइनस वी आर शाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमारा जो शाई है वो आप लोगों को मैंने बताया था, शाई क्या है, किस किस का फंक्शन होता है, r, थीटा एंड फाई, ठीक है, रेडियल इक्वेशन और आपका स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो हमने जो यूनिट नंबर सेकंड है उसमें सिर्फ आपने क्या देखा था, ओनली रेडियल पार्ट को लिया था, हमने थीटा और फाई को कंसीडर नहीं किया था, लेकिन यहाँ सेंटर ऑफ मास और लेबोरेटरी फ्रेम में थीटा और फाई कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, शाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शाई r थीटा फाई, थीटा और फाई क्या हो जाएगा, थीटा एंड फाई आर दी सेंटर मास एंगल, सेंटर मास एंगल, एंड आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना। तो क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, ठीक है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसी को ही कंसीडर करना है हमें एक तरीके से। तो हम पहले क्या करेंगे, पहला आपकी सबसे पहले कि इंसिडेंट वेव क्या थी, जैसे आपकी इस रूप में आ रही हो वेव, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, पहले इंसिडेंट वेव होगी, यहाँ आपका टारगेट है, तो टारगेट वाला क्या होगा, इसके यहाँ पर हिट करेगा, इसके जो आपका स्कैटर्ड सेंटर है उसके ऊपर क्या करेंगे, हिट करेंगे। आफ्टर स्कैटरिंग क्या हो जाएगा, क्या क्या वेव निकली है, आउटगोइंग वेव क्या होगी, स्कैटर्ड वेव। तो टोटल हमारे पास में अगर हम टोटल वेव जनरेट करना चाहेंगे तो इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड वेव दोनों होके क्या बनेगी, आपकी टोटल वेव बनेगी। तो अभी हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारे इंसिडेंट वेव की इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो हम पहले लिखेंगे एनपी स्कैटरिंग के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, पार्शियल वेव इक्वेशन वाला मेथड यूज करेंगे, ठीक है। देन वी यूज partial wave for neutron proton scattering, ठीक है। अब न्यूट्रॉन प्रोटॉन स्कैटरिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं पार्शियल वेव इक्वेशन। तो पार्शियल वेव इक्वेशन को वही आपके जो इंसिडेंट वेव होगी वो क्या होगी, तो इंसिडेंट प्लेन वेव, दी इंसिडेंट प्लेन वेव, कैसे लिखते हैं हम इंसिडेंट प्लेन वेव को, क्वांटम मैकेनिक्स में भी आपने दे रखा है, प्लेन वेव इज
शाई इंसिडेंट क्या हो जाएगा, ई की पावर आयोटा के जेड लिखते हैं ना हम, तो क्या हो जाएगा ई की पावर आयोटा एक्सपोनेंशियल आयोटा के जेड। के क्या हो जाएगा आपका वेव नंबर है, ठीक है, के क्या है 1/h √2mv, यही था आपका वेव नंबर। एंड z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा r cos थीटा के रूप में हम इसको लेते हैं, तो ये आपका ई आयोटा के जेड हो जाएगा इंसिडेंट वेव। अब इंसिडेंट वेव को हम कैसे लिखेंगे, ई आयोटा के आर कोस ऑफ थीटा, ठीक। अब इसको हमको लिखना है लेजेंड्रे पॉलिनोमियल के रूप में। इस इक्वेशन को हम कैसे शो कर सकते हैं, तो इसको लिखने का तरीका है 1/2 आयोटा के आर समीशन ऑफ L इज इक्वल टू 0, L आपका एंगुलर मोमेंटम है एक तरीके से 2L + 1 IL ई की पावर आयोटा के आर माइनस ऑफ L π/2 माइनस ऑफ ई आयोटा। साइन के रूप में आप इस लिखते हैं ना, वही चीज़ लिखी है इसको, बस हमने इसको आयोटा फॉर्म में लिख दिया। जैसे आयोटा साइन आयोटा के आर माइनस π/2 के रूप में लिखते हैं। ये π/2 ये क्या है, जब आपका स्कैटर्ड हुआ है तो ये आपका जो एंगल है वो हमने कंसीडर करा है, ठीक है। तो साइन के रूप में हमने इसको लिखा है PL cos ऑफ थीटा। कौन से नंबर की इक्वेशन है ये आपकी, ये आपके 4th नंबर की इक्वेशन है, ये आपके 3rd नंबर की इक्वेशन है, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या है लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है, PL cos थीटा क्या आ गया आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल है। और k² आप जानते हो, वेयर k² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2me/h क्रॉस का स्क्वायर, ओके। और PL cos थीटा क्या हो जाएगा आपका लीजेंड्रे पॉलिनोमियल, PL cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर L, ठीक है। L आपका 0 1 2 3 एंगुलर मोमेंटम के रूप में, तो ये आपका क्या हो जाएगा PL cos थीटा लीजेंड्रे पॉलिनोमियल। अब हम देखेंगे कि आपके आउटगोइंग वेव, ये तो हमारी क्या थी, ये हमारी थी कि जब आपका वेव इंसिडेंट नहीं यानी कि स्कैटर्ड नहीं हो रहा है तो इंसिडेंट वेव को हम किस रूप में लिख सकते हैं, तो इंसिडेंट प्लेन वेव हमने इस रूप में लिख ली। अब हमारी स्कैटरिंग हो गई और स्कैटर्ड के बाद में आपके जो वेव बनेगी उसको किस रूप में हम लिख सकते हैं, एंड देन हम टोटल वेव्स को निकालेंगे, ठीक है। नाउ अब हम देखेंगे कि हमारी आउटगोइंग वेव क्या होगी, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, जैसे आपका टारगेट पर हिट हुआ आपका न्यूट्रॉन, तो क्या होगा आपकी वेव जो है, जो बाद में जो आउटगोइंग उससे निकलेगी वो क्या हो जाएगी, कुछ ना कुछ तो उसका चेंजेस होगा ही, चाहे वो उसके एंगल में चेंज हो और चाहे वो उसकी फेज में चेंज हो, कहीं ना कहीं क्या होगा आपके चेंजेस जरूर आएगा, किसमें, आपके स्कैटर्ड वेव में, ठीक है। तो हम अब लिख लेंगे कि हमारी जो स्कैटर्ड वेव है उसका क्या चेंजेस आता है, तो अब हमें वो देखना है। तो हमारे जब स्कैटर इसमें प्रेजेंट होता है तो आपके जो स्पेरिकल वेव है उसमें क्या चेंजेस आता है, चाहे उसका फेस चेंज होगा या उसकी एम्पलीट्यूड चेंज होगा। तो ठीक है, हम लिख रहे हैं अब कि जब स्कैटर्ड परसेंट है तो हमारी स्पेरिकल आउटगोइंग वेव अफेक्टेड होती है, चाहे वो फेज में हो और चाहे वो एम्पलीट्यूड में हो और चाहे इन दोनों में ही उसका क्या होगा, चेंजेस होगा। वैसे भी जैसे ही स्कैटर्ड होता है ये चेंजेस तो आते ही हैं। तो अब हम क्या देखेंगे, जो आउटगोइंग वेव है उसका एंगल में कितना चेंजेस आता है उसको हमको लिखना है। तो द स्कैटर्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, अब द स्कैटर्ड वेव फंक्शन
उसको लिखने का तरीका, जैसे हमने इंसिडेंट के लिए लिखा, इसको भी हम कैसे लिखेंगे, द स्कैटर्ड वेव फंक्शन क्या हो जाएगी, एफ थीटा चेंजेस के लिए एफ थीटा बाय आर ई आयोटा के आर, ये आपकी स्कैटर्ड वेव का फंक्शन है। अब द टोटल वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, द टोटल वेव फंक्शन will be इंसिडेंट प्लस स्कैटर्ड, तो आपकी क्या क्या हो जाएगा, टोटल वेव फंक्शन इज इक्वल टू शाई आई इंसिडेंट प्लस शाई स्कैटर्ड। ओके, दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे हम, शाई एफ आर इंसिडेंट की भी पुट करनी है, अभी हम देखते हैं, और स्कैटर्ड की आपकी क्या है, एफ थीटा बाई आर ई आयोटा के आर। ठीक है, शाई एफ आर माइनस ऑफ शाई इंसिडेंट इज इक्वल टू एफ थीटा बाय आर ई आयोटा के आर। ठीक, अब हमें क्या करना है, इंसिडेंट वेव तो हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में आउटगोइंग वेव नहीं है। तो आउटगोइंग वेव में क्या हो रहा है, आपके सेम जैसे इंसिडेंट वेव हुई है वो का वही, उसको हमको स्पेरिकल फॉर्म में लिखना है, बट अब क्या होगा उसके, क्योंकि एम्पलीट्यूड और फेज दोनों में चेंजेस हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक फैक्टर और जोड़ना पड़ेगा, वो तो चेंजेस ऑफ एम्पलीट्यूड या फिर चेंजेस ऑफ फेज एंगल, कोई भी हमें इसको चेंज करके लिखना पड़ेगा। तो अब टोटल वेव कैन बी रिटन एज, यानी कि जो आउटगोइंग वेव है आपकी, रिटर्न कैसे कर सकते हैं, आउट गोइंग वेव कैन बी रिटर्न एज, जैसे आपकी इंसिडेंट थी वैसे ही आपकी क्या हो जाएगी, आउटगोइंग वेव। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, 1/2 आयोटा के आर L1 to 1 L0 to infinity 2L plus 1 iota L NL E iota KR L pi by 2 माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ आयोटा के आर माइनस एल पाई बाई 2 पी एल कॉस ऑफ थीटा। कौन से नंबर की इक्वेशन है, 6 नंबर। अब आप देखिए, जो हमारी इंसिडेंट वेव थी और जो हमारी आउटगोइंग वेव है, तो चेंजेस क्या है, ये तो सेम वही फैक्टर है, ये वाली चेंज आ गया, ये फैक्टर और इसमें क्या हो गया हमारे पास में जुड़ गया है। ठीक है, इसको यहाँ से ऐसे ब्लॉक कर दो। तो एक नया फैक्टर क्या है, एन एल। एन एल क्या है, फेज डिपेंडेंट ही है, फेज वाली जो चेंज है या एम्पलीट्यूड जो चेंज है वो ही है ये। तो वेयर एन एल इज इक्वल टू क्या है, फेज डिपेंडेंट। ठीक, और इसको लिखना है एन एल क्या हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा डेल आर। डेल वही है आपका फेज के रूप में ही है। ठीक है, तो फेज क्या है, फेज शिफ्ट है एक तरीके से, डेल एल के रूप में, इसलिए अब क्या करेंगे हम इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास में ये चीज़ यहाँ माइनस करके लिखनी है हमें पास में, तो हम क्या करेंगे, इंसिडेंट भी है हमारे पास में और आपके पास में आउटगोइंग वेव भी, हम दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन, ये 6th ये 7, अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन, हमको माइनस करना है ना, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 7 माइनस ऑफ 4, 7 और इंसिडेंट वेव वाली दो इक्वेशंस हैं उनको हम क्या करेंगे, माइनस करके लिख देंगे। तो 1/2 आयोटा के आर समीशन L1 to 0 to infinity 2L plus 1 IL PL
कॉस ऑफ थीटा, ये दोनों में ही कॉमन था तो ये दोनों में कॉमन आ गया। अब हम यहाँ से लिखेंगे एन एल ई आयोटा के आर एल पाई बाई 2, ठीक, माइनस ऑफ ई आयोटा के आर एल पाई बाई 2, फिर माइनस ऑफ ई आयोटा के आर एल पाई बाई 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा, तो ई माइनस ऑफ आयोटा के आर एल पाई बाई 2, क्या क्या कैंसिल हो गया आपका, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। तो अब क्या बचेगा आपके पास में, अब आपके पास में बचेगा 2 आयोटा के आर, ये वाला टर्म है, ये इसको लिख रहे हो तो 1/2 आयोटा के आर एल 1 to 0 0 to इन्फिनिटी, ठीक है, 2l + 1 आई एल पी एल कोस ऑफ थीटा, क्या बचेगा, अब ये वाला फैक्टर बचा आपका ई आयोटा और ई आयोटा वाला, ठीक है, तो क्या हो जाएगा पी एल कोस थीटा ई की पावर आयोटा के आर एल पाई बाई 2 एन एल, यहाँ से कॉमन ले लिया एन एल -1, ठीक है। आगे आपको बात समझ में क्या करा, मैंने ये चीज़ कॉमन ले ली, कॉमन लेने से क्या हो जाएगा आपके पास में ई आयोटा के आर एल पाई बाई 2, तो यहाँ क्या बचेगा एन एल, ये एन एल -1 बचा, ठीक। अब आप इस फैक्टर को जो आपके पास में क्या है आई एल ई की पावर, इसको वापस मल्टीप्लाई करेंगे हम तो आपके इक्वेशन किस रूप में रिड्यूस हो जाएगी, वापस इसको हम सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको बाहर निकाल देंगे, तो ये बन जाएगा 1/, यहाँ से क्या करेंगे ई की पावर आयोटा के आर बाहर निकाला बाय आर, फिर 1/, आयोटा 2 आयोटा के समीशन ऑफ एल 1 to L1 0 to इन्फिनिटी 2l + 1 आई की पावर एल ई की पावर माइनस ऑफ आयोटा एल पाई बाई 2, ठीक, और एन एल का मान रख दिया मैंने, एन एल का मान था 2 ई आयोटा 2 आयोटा डेल एल -1, ठीक है, ये मान रख दिया मैंने। अब क्या होगा आपके पास में, ये जो फैक्टर है ये वाला, इसको अप्रोक्स हम 1 के करीब मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपकी क्या इक्वेशन हो जाएगी, ई आयोटा के आर बाई आर 1/2 आयोटा के, ये वाली पूरी इक्वेशन आपकी बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे, इसको वापस आपके ये किसका मान था, इसका मान था, इसको यहाँ पुट कर देंगे, इसके बराबर ये चीज़ आ जाएगी आपकी, ठीक है। वापस अब इसको पुट कर देख लेते हैं हम इसको, अब क्या हो जाएगा आपके पास में, किसका मान था वो, शाई एफ माइनस ऑफ शाई इंसिडेंट, तो ई आयोटा के आर बाय आर 1/2 आयोटा के एल 0 to इन्फिनिटी 2l + 1 हो ही गया वो, यहाँ पे पी एल कोस थीटा भी था, पी एल कोस ऑफ थीटा, ठीक है। नेक्स्ट 2l + 1, ये 1 हो ही गया, ई की पावर 2 आयोटा डेल एल -1 पी एल कोस ऑफ थीटा, 8 नंबर की इक्वेशन, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 6 and 8 वी गेट, ये 8 है और वो 6 नंबर की जो इक्वेशन थी आपकी, हम वैल्यूज पुट कर देंगे, तो एफ थीटा का मान क्या आ जाएगा आपके, एक तरह से एफ थीटा = क्या हो जाएगा, आर से आर आपका कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, और एक्सपोनेंशियल ये वाली चीज़ भी आपके कैंसिल आउट हो गई, क्या बचेगा, ये वाला पार्ट ही बचेगा, 1/2 आयोटा के
समीशन ऑफ एल इज इक्वल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ई की पावर 2 आयोटा डेल एल माइनस ऑफ 1 पी एल कोस ऑफ थीटा। ये आपकी इक्वेशन आई और किसके लिए आई? स्कैटर्ड के लिए आई। ठीक है, कि आपकी टोटल वेव जो एफ थीटा जो बन के आई है, तो इसको हम कहते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। ठीक है, क्या इक्वेशन 9 जो है उसको कहते हैं स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। अब हम इसको वापस क्या फर्दर सोल्व करें, 2 आयोटा डेल एल जो है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम ई आयोटा डेल एल से मल्टीप्लाई करें तो अब हम इसको वापस क्या करेंगे, इसको चेंज करके लिख देंगे। ठीक है, तो एफ थीटा इज इक्वल टू 1/2 आयोटा के समीशन एल इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ई आयोटा डेल एल माइनस ऑफ ई माइनस ऑफ डेल्टा एल ई की पावर आयोटा डेल एल पी एल कोस ऑफ थीटा हो जाएगा। ठीक है, आगे आप बात समझो, क्योंकि इसमें से मैंने क्या करा, सिर्फ कॉमन ऐसे रिड्यूस करके लिखा है हमने। अब क्या करेंगे हम, यानी कि एफ थीटा इज इक्वल टू, अब आपके पास में क्या आ जाएगा, 1/k समीशन एल 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ई आयोटा डेल एल। अगर इसको 2 से ऐसे डिवाइड करें तो क्या लिख सकते हैं, साइन के रूप में लिख सकते हैं, साइन डेल्टा एल पी एल कोस ऑफ थीटा। कौन सा नंबर की इक्वेशन है, 10 नंबर की इक्वेशन। लिख सकते हैं इसको 2 यहाँ पे शिफ्ट कर दूँ 2 आयोटा, तो ये साइन डेल्टा एल का मान हो गया है। ठीक है, अब आपके 10 नंबर की इक्वेशन हो गई। अब द डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन, स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा आपका, डिफरेंशियल एफ थीटा आपने देखा है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मान किसका है, आपके एफ थीटा का है, तो सिग्मा जो आ जाएगा वो एफ थीटा का होल स्क्वायर के रूप में आएगा। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा, द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा आपका, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू मोड ऑफ एफ थीटा का स्क्वायर। ये क्या है, ये किसको लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, यानी कि शाई स्टार इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा थीटा इज इक्वल टू एफ और एफ स्टार के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे शाई के रूप में लिखते हैं, शाई स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शाई का होल स्क्वायर लिखते हैं मोड में, ऐसे हमने इसको लिखा है। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे 11 नंबर। अब हम क्या करेंगे, पुट 10 इन 11 में इसको पुट कर दें हम, तो सिग्मा थीटा इज इक्वल टू, पुट करिए इसको 1/k², मोड में क्या क्या आ जाएगा आपका, L इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2l प्लस 1 ई की पावर आयोटा डेल एल साइन डेल्टा एल पी एल कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई और होल स्क्वायर आ गया, ये आपकी होगी इक्वेशन नंबर 12। टोटल निकालनी है तो टोटल क्रॉस सेक्शन, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे विथ सॉलिड एंगल के रूप में। ठीक है, तो सिग्मा टोटल क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, सॉलिड एंगल के रूप में। ठीक, अब पुट कर देंगे सॉलिड एंगल का क्या फॉर्मूला, 2 पाई साइन थीटा।
तो सिग्मा टोटल इज इक्वल टू एफ थीटा का होल स्क्वायर, और इसको लेंगे 2 पाई साइन थीटा डी थीटा हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम इसको पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, एफ थीटा की हमारे पास में वैल्यू है, वो सारी हमारे क्या कर देंगे, हम इसमें पुट कर देंगे। पुट करिए अब सारी वैल्यूज, क्या हो जाएगी आपके, और 0 से आपकी जो लिमिट है वो भी क्या हो जाएगी, 0 से पाई। तो सिग्मा टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के स्क्वायर 0 टू पाई मोड ऑफ L0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 ई की पावर आयोटा डेल एल साइन आयोटा डेल एल, आयोटा क्या, साइन डेल्टा एल पी एल कोस ऑफ थीटा, और 2 पाई तो बाहर ही ले लिया हमने, साइन थीटा डी थीटा हो गया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई के स्क्वायर 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल 0 टू पाई, क्या बचा आपके पास में, ये वाली चीज़ पी एल स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ये तो इसके साथ ही है, तो कोस ऑफ थीटा साइन थीटा डी थीटा। ठीक, और इसका स्टैंडर्ड मान लिख दिया है 2L L प्लस 1। ठीक है, 2L प्लस 2 बाई 2L प्लस 1, तो क्या हो जाएगी आपका इक्वेशन, और यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडरी पॉलिनोमियल, क्या हो जाएगा आपके पास में, यूजिंग ऑर्थोगोनैलिटी ऑफ लेजेंडरी, क्या हो जाएगी, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 2 पाई के स्क्वायर L0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा L। इसका मान क्या है आपके पास में, 2/2L प्लस 1। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 4 पाई के स्क्वायर 2L से 2L एक बार कैंसिल आउट हो गया, L0 टू इन्फिनिटी 2L प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा L हो गया। ये 12 नंबर की इक्वेशन। ठीक, अब क्या हो जाएगा, फ्रॉम द इक्वेशन 9 एफ थीटा का पूरा निकालेंगे, तो यहाँ तक आपके क्या आ गया, आपके एफ थीटा का मान आ चुका है। ठीक है, यानी कि सिग्मा टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया आपने निकाल दिया है।